नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते खबरों से। खबर दिल्ली से है, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा और शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी से मुकाबला है और एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो बी सुदर्शन रेड्डी है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है, मतदान कौन करता है, आपको बता दें तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतदान करते हैं और लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या 543 है और 543 सदस्य लोकसभा में एक सीट खाली है। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर आशीष सांडा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, राजू शर्मा नेता कांग्रेस के हैं और राहुल तालान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल आशीष जी हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव है और काफी अहम देखा जा रहा है। ये जो मुकाबला हो रहा है बहुत अहम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जिनको तमाम एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति को उतारा गया, इंडी गठबंधन ने ऐसे व्यक्ति को उतारा है जो न्यायिक रूप से बैठते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत का सेकंड हाईएस्ट पोस्ट बेरर यानी उपराष्ट्रपति आज शाम 6 बजे जिसकी मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे तक हमारे पास उसका निर्णय भी आ जाएगा। लेकिन आप, आपके दर्शक और पूरा भारतवर्ष, क्या पूरा विश्व जानता है कि ये सिर्फ एक खेला है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पे कौन विराजमान होने वाला है। राधा कृष्ण जी इस पद को सुशोभित करने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स उनके हाथ में है। सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, अगर आप ये समझिएगा तो आज मैं कहूंगा आज का दिन जो है अंतरात्मा की लड़ाई का दिन है। आज बहुत से लोगों की अंतरात्मा जागने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि आपको पता है कि इस समय एनडीए तकरीबन 125 की मेजॉरिटी से आगे दिख रहा है। इस समय ऑलरेडी जो है इस समय एनडीए आगे है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने एब्सटेन करने का फैसला कर लिया है, जो इंडिया अलायंस के लिए एक झटका है। जैसे बीजेडी हो गया, बीआरएस हो गया, अकाली दल हो गया, और इसके विपरीत कई ऐसे दल हैं जिन्होंने समर्थन खुलेआम देने का एनडीए को फैसला कर लिया है, जैसे वाईआरएस-सीपी हो गया। यानी कहने का बहुत क्लियर है कि आज शाम को 6 से 8 बजे के बीच में ये एकदम स्पष्टीकरण हो जाएगा कि विपक्ष जो है औंधे मुंह इसमें गिरा है, क्योंकि ये सिर्फ ना उनकी सोची समझी एक डिसरप्शन की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ डिस्कशन को तो वो मानते ही नहीं। उनको डे वन से पता है वो हारने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना, एक आपस में द्वंद्व का माहौल क्रिएट करना। जबकि मोदी जी विनम्रता पूर्वक पहले ही कह चुके थे कि जब हमने राधाकृष्णन साहब को यहां पे नॉमिनेट किया है तो सर्वदल सम्मति से उनको चुना जाए। वो एक जाने माने गणमान्य व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तकरीबन 4 दशक का उनका जो है राजनीतिक कार्यकाल है और बहुत से जगह पे वो बहुत उच्च पदों पे रह चुके हैं। यहां तक कि करंटली भी वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उसके अलावा भी झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं, वो क्या बनने जा रहे हैं? राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का पोस्ट है, और वो खुद 2 बार के एमपी हैं। लेकिन इसके अलावा, इसकी जगह, इसके समक्ष इंडिया अलायंस ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिसका राजनीतिक भविष्य कुछ भी नहीं है, राजनीतिक एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज होना और राजनीति चलना और राजनीतिक दलों को एक साथ समन्वय में लेके चलना, दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। ठीक है आशीष, हमारे साथ कांग्रेस के नेता राज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राज जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है आशीष जी की तरफ से कि राजनीतिक अनुभव नहीं है, आपने जिसको उतारा है मैदान में, चुनावी मैदान में, वो एक न्यायमूर्ति के तौर पर है, लेकिन उनको कोई राजनीति का अनुभव नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? राज जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? म्यूट है, आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे थे, तो इन्होंने तो सर्टिफिकेट दिखाया भी नहीं, बात दिया, तो मुझे लगता है इससे आगे कहा क्या जाए। लेकिन किसी को कहना कि वो इस तरह के नहीं है, राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, तो ये गलत है।
और वैसे भी एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसा ये कह रहे कि उपराष्ट्रपति पॉलिटिकल कहाँ हो, पॉलिटिकल तो वो बायस हो जाएगा ना। अब जैसे वो आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं, जैसा कि यही लोग कहते हैं, वो तो आरएसएस की बैकग्राउंड से आ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे राज्यसभा में बैठ के न्याय कर पाएंगे। हालांकि ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये बातें भी कहना अच्छा नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट दे दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं कि झूठ पे झूठ बोल दूं, लेकिन इस इलेक्शन में ये कहना कि कौन किसको वोट दे रहा बड़ा मुश्किल है। हम लोग कयास लगा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो सांसद है उसकी आत्मा होती है। कभी कभी जो, जैसे हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के में रहकर अंदर से जो त्रस्त हैं वो लोग हो सकता है रेड्डी साहब को दे दे। आपका अपना अपना आंकलन है, और एनडीए वाले सोचते होंगे इंडिया के कुछ लोग हमें दे दें। तो ये सब बात है, अभी क्या 5-6-7 घंटे के बाद सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नंबर उन्हीं के पास थे, नंबर तो एनडीए के पास है ही, इसमें क्या डिनाई करना है। सच तो बोलने की आदत होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि ठीक है, मगर आत्मा, अभी जैसा कि भाई भी कह रहे थे, आत्मा किसकी किस तरफ जाग जाए ये कहना मुश्किल है, और कौन जीत जाए ये कहना मुश्किल है, कितने मार्जिन से जीत जाए ये कहना मुश्किल है। फिर अब हम लोग खामो खाओ के पंडित बन जाते हैं, जो कि इस चीज से हमें बचना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, राहुल तालान जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से एक तरफ राज शर्मा हमारे साथ नेता कांग्रेस के, उनका कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आशीष जी की माने तो वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को इंडी गठबंधन ने उतार दिया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इनको? एक तो आप अगर जो इसको ऐसे देखें कि उनको, वो ठीक बात है कि उनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वी सुदर्शन रेड्डी साहब को, लेकिन फिर भी उनको एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे रहे हैं, और राज्यसभा में जाना और ये चलाना, ये उपराष्ट्रपति होना या फिर राज्यसभा का चेयरपर्सन होना कोई बड़ी वो नहीं है कि वो चला नहीं सकते। ये योग्यता का सवाल नहीं है, दोनों कैंडिडेट योग्य हैं। लेकिन जहां तक नंबर की बात है, तो नंबर निश्चित तौर पे एनडीए के पक्ष में हैं, उनके पास 427 हैं। लेकिन मैं इससे इतर एक चीज देखता हूं कि जिन लोगों ने इस चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे वाईएसआर ने बोल दिया कि वो आएंगे एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन बीजेडी जो मैक्सिमम टाइम बीजेपी के पक्ष में मतदान करती रही है, बीआरएस जो लगातार एनडीए के पक्ष में रही है, ठीक है वो अलग पार्टियां हैं, एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से एनडीए को झटका है, क्योंकि दो ऐसी पार्टियां जिन्होंने लगातार एनडीए का हर मामले में समर्थन किया है, और अब उन्होंने दूरी बना ली है इससे। हाँ, उससे दूरी बना ली, तो मुझे लगता है एक तो ये एनडीए की छवि के लिए मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है, दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं मैं इसको मान रहा हूं। वो ठीक है, इसको कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है, जैसे आशीष हांडा जी ने उसको अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो मैं इसको ऐसे परिभाषित करता हूं कि एनडीए के लिए झटका है, और ये एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि के लिए झटका है। एक तरफ से आप इसको ऐसे भी देख सकती हैं कि अब पॉलिटिक्स है ना, वो अलग स्टेट में जा रही है। अब अभी तक हमने देखा था कि बीजेपी सर्वे सर्वा थी पॉलिटिक्स में, और कोई पार्टी उसके खिलाफ सोचने से भी घबराती थी कि बीजेपी के पक्ष में रहेंगे या विरोध में रहेंगे। लेकिन अब हर कोई सोच रहा है कि किसके पक्ष में जाना है। जैसे कि बीजेडी के, ठीक है वहां बीजेडी में उड़ीसा हार गई, इनसे जो उड़ीसा में हार गई चुनाव, लेकिन फिर भी वो लगातार इनके पक्ष में रही बीजेडी। ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेडी जैसी पार्टी जो लगातार एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा से लेकर लोकसभा में मतदान करती रही है, वो पहली बार तटस्थ होके अलग जा रही है और उसने बोल दिया कि हम वोट नहीं करेंगे। तो मैं इसको एक बहुत बड़ा मैसेज मानता हूं भारतीय राजनीति के लिए। बिल्कुल। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं? ये पार्टियां दूरी बना रही हैं, अभी तक इन्होंने कोई दूरी नहीं बनाई, लेकिन अचानक से ये दूरी बना रही है। देखिएगा, मैं एक बात मानता हूं, कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो एनडीए जो है वो एक बंद मुट्ठी की तरह है, जिसकी उंगलियां अलग अलग आकार की तो हैं, लेकिन फिर भी एक मुट्ठी में बंद है। क्योंकि जो एक बार एक एनडीए के नेता ने जो सर्वसम्मति से, माननीय मोदी जी हैं, जो एक बार कह दिया, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाता। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडी अलायंस कहें तो वो खुले हुए पंजे की तरह है, जिसकी पांचों उंगलियां अलग अलग आकार की हैं और अलग अलग दिशाओं में वो इस समय अंकित हैं। वो ज्यादा चिंता का विषय है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली इसमें किसी को दो राय नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति है वो एनडीए का कैंडिडेट होगा या इंडिया अलायंस का, यानी एक हारी हुई बाजी जो इंडिया अलायंस है वो खेल रहा है। अब आपके दर्शकों के मन में आएगा आखिर ये खेल क्यों रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पहले अपना कैंडिडेट किसने उतारा? पहले एनडीए ने उतारा, जिसमें हमने ये कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं एनडीए के होंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सभी दलों को यह रिक्वेस्ट किया गया कि आप भी सर्वसम्मति से इनको जो है अपना उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट मान लीजिए। वो मान सकते थे क्योंकि उन्हें पता था नंबर गेम उनके हाथ में नहीं है। लेकिन आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रवक्ता का दलील सुन लीजिए इंडिया अलायंस के, वो कहते हैं हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि ये आरएसएस का व्यक्ति है। अब सोच के देखिएगा, आप अपने डिबेट पे किसी को बुलाती हैं तो क्या आप मुझको इसलिए बुलाती हैं कि मैं बीजेपी का दल का पक्ष रखता हूं जो मेरा काम है, या इसलिए कि मैं राम को पूजता हूं, या मैं कृष्ण को पूजता हूं, या मैं अल्लाह को पूजता हूं? मैं अपने एम्प्टी टाइम के अंदर मैं किसी भी एसोसिएशन का पार्ट बनूं, मैं किसी भी भावनाओं के साथ जुड़ूं, लेकिन जो मेरा कार्य है मैं उसमें कितना सक्षम हूं ये देखे बिना, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आरएसएस का कार्य करता है हम उसको अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। इस तरह की नेगेटिव सोच के साथ जब इंडिया अलायंस उतर रही है और उसका नतीजा सबके सामने है कि अल्टीमेटली उन्हें पता है कि वो ये हारने वाले हैं, ये हारने वाली बाजी खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना। आशीष जी, सारा जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब ही नहीं दिया आपने। जो सवाल था उसको तो जवाब ही नहीं दिया। सवाल ये जवाब था देने का है ही कुछ नहीं ना, इसलिए जवाब देने का नहीं है क्योंकि हर दलों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। हर दल के जो रीजनल दल होते हैं, खासकर रीजनल दलों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं और इनके अपने अपने एजेंडे होते हैं। लेकिन सवाल तो फिर राहुल तारानकर जी का वही बन रहा है ना कि अभी तक इनके जो इनकी सोच थी, जो तमाम ऐसी चीजें थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रही थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है। अब ये दोनों पार्टियां दूरी बना रही हैं। मैंने बताया ना जी, मतभेद होने में कोई अंतर नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे किन्हीं दलों के बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू विन ए वॉर एट एनी पर्टिकुलर फ्रंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू विन द बैटल एज ए होल। और जो बैटल एज ए होल है कि उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट एनडीए का ही बनेगा, उसमें हमें और आपको किसी को कोई दो राह नहीं है। इसलिए आज रात की डिनर पार्टी भी ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है। राज शर्मा जी बड़े उसके साथ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कि जो जीत होगी वो एनडीए की होगी, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर ये आकर के रुक जा रहा है कि अब तमाम पार्टियां, वो दो पार्टियां अगर बात करें तो दो पार्टियां जो अभी तक इनके साथ थी, अब वो दूरी बना रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दूरी वही नहीं बना रही। अंदर अगर एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो आदमी की दिल की बात जान जाए, अगर ऐसा बना होता तो आप यहाँ जरूर कह रही होती बहुत लोग तरसते ही नहीं के उस गठबंधन में, इनमें ही तरसते हैं। अभी ये कह रहे थे, बड़े ज्ञान बांट रहे थे कि भाई हमने अपना कैंडिडेट बनाया फिर विपक्ष को बताया। पहली बात तो ये है, ऐसा कभी नहीं होता कैंडिडेट करने के बाद बताया जाता। आप अगर चाहते कि उपराष्ट्रपति बिना किसी विरोध के चुना जाए तो आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे, जो कि आपको बुलाने की आदत नहीं है। ये हम कह रहे हैं सर्वदलीय बुलाते, और यही चलता है कि आपस के ये जो मतभेद है इनको हटा के ये हम चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट हो, तो उसमें थोड़ा रद्दो बदल करता है, भाई ऐसा चुनो ऐसा चुनो। अब आ जाइए आरएसएस का। हाँ, मैं कहता हूं एक मानसिकता होती है, आइडियोलॉजी की होती है। हम यहाँ चारों लोग बैठे हैं अपने अपने आइडियोलॉजी के, और पहली बार मैं ये विश्लेषक साहब बैठे इनको सलाम करता हूं। कम से कम ये बायस नहीं है, इन्होंने बात कही सही कही। अगर टीवी में बैठ के प्रवक्ता मैं कुछ भी कह दूं, मुझे कहीं पे जाके पार्टी को डिफेंड करना है, लेकिन आजकल मैं देखता हूं विश्लेषक भी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे भाई बैठे, इन्होंने एक बात कही कि भाई हाँ, मोदी जी की एक अहमियत घटी, जो मोदी जी के खिलाफ भी जाते थे, अरबा दरबे उन्हीं के संग खड़े नजर आते थे, अगर वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, ये सोचने का विषय है। और एक और बात कह सकता हूं, अच्छा नहीं लगता, अब ये मोदी जी पहले वाले टर्म के नहीं, अब ये थोड़े कमजोर हैं, और आज पता चल जाएगा। अभी मैं यहां बड़ी बड़ी बातें बोल जाऊं, है ना, अरे पहले हम अपनी आत्मा की आवाज को पढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, ये अपनी आत्मा की आवाज से, तो अगर अपनी आत्मा की आवाज सुनो तो ये भी कहते हैं, मुझे हर कोई बीजेपी का आदमी त्रस्त मिलता है उनसे, लेकिन क्या है, कभी कभी आदमी की कुछ मजबूरियां होती है। और मेरा ये मानना है कि उपराष्ट्रपति पद ऐसा है जहां पे कोई भी आइडियोलॉजी ना हो, अगर उस उपराष्ट्रपति के लिए आइडियोलॉजी हो
तो वो भारत के अच्छे के लिए हो, भारत की तरक्की के लिए आइडियोलॉजी हो, तो मुझे लगता है मुझे आपको सबको फायदा मिलेगा। और जहां पे एक मानसिकता, मान लो मैं एक आइडियोलॉजी का व्यक्ति होता है, जैसे सब आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल पार्टियां क्या है, एक आइडियोलॉजी है, तो अब उनसे अच्छा क्या उम्मीद कर सकते कि वो हमारे लिए बात करेंगे? वो मुझे लग रहा है धनखड़ जी से भी ज्यादा वो हो जाएंगे। और एक और बात है, सारे लोग जान रहे हैं आज सांसद कि ऐसा कभी उपराष्ट्रपति के संग नहीं हुआ कि उनसे जबरन इस्तीफा दिला दिया। ये चीजें सांसदों के दिल में, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इलेक्शन में भी देखा था, कहां गई थी? अच्छा बताइए, अमित शाह जी तो चाह रहे थे बालेन जीत लाए, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। देखिए अब अभी भाई कह रहे थे हमारे जो विश्लेषक साहब कि आत्मा अपनी अपनी, सब एमपी जान रहे हैं मुझे क्या करना है, सब समझ रहे हैं, बहुत दाब हो गया, अब कोई किसी के लिए दबेगा नहीं। और मुझे लगता है अभी देखिएगा 6 बजे सब पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है हमारा कैंडिडेट जीत जाए, क्योंकि इसमें विप तो जारी होता नहीं है भाई, विप तो जारी नहीं हो सकता। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये मत कहिए किसी को कि उसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, अरे किसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है? अरे मैडम आप ही को अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट में बैठा दो, आप मोदी जी से अच्छा चला दोगी। ये लगता है आदमी सीट को नहीं चलाता है, सीट आदमी से चलाती है ड्राइविंग। आप जिस सीट पे बैठते हो, अगर आप एंकरिंग कर रही है तो कर रही है, अरे कोई आप बड़े ओहदे में जाओगे, आपके वक्त कोई दूसरा आएगा, नेचुरली वो कम एक्सपीरियंस का होगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने बाद वो भी बोलने लगेगा। तो ये कहना ये सब बेकार की बात है कि एक पढ़े लिखे इंसान के लिए पढ़ते हम इसलिए हैं कि हम वक्त की कुर्सी जो जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके। और मुझे लगता है अगर रेड्डी साहब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश को अनबायस उपराष्ट्रपति मिलेगा। मेरी दुआ मैं सिर्फ भगवान से कर सकता हूं और सांसदों से एक कह सकता हूं कि आज अपनी आत्मा की आवाज को और अपने किरदार को जिंदा रखने की बात है। रेड्डी साहब को वोट दीजिए, हमें देश की तरक्की, देश रहेगा तो ये पार्टियां होंगी, पार्टी से देश नहीं है, देश से पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं चाहती। राहुल जी बने हुए हैं। राहुल जी, कहा जा रहा है कि अगर वी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति बनते हैं तो अनबायर्स होगा, सीपी राधाकृष्णन बनते हैं तो बायर्स होगा। नहीं, देखिए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जैसे उन्होंने बोला कि चेयर चलाती है आदमी को, तो चेयर पे जब वो जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीपी राधाकृष्णन भी कोई ये नहीं रहेंगे कि वो आरएसएस के आदमी है, वो चेयर के आदमी रहेंगे। उनको पता है संसद चलाना है और संसद कैसे चलाना है। वो उन्होंने उनके पूर्ववर्तियों से सीखते हैं लोग कि हमारे पूर्ववर्तियों ने कैसे चलाया, वैसे ही हर कोई चलाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चेयर पे बैठ के बायस्ड हो जाता है। तो देखिए जहां तक जीत है, देखिए जीत तो सबको साफ नजर आ रही है कि एनडीए के प्रत्याशी की होगी, लेकिन मेरी नजर किसी दूसरी चीज पे कि 427 एनडीए के पास है और 324 इंडिया गठबंधन के पास सांसदों की संख्या है। लेकिन इसमें ऊपर नीचे किसके साथ होता है? अगर जो ऊपर नीचे होता है इसमें और किसी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिल जाती हैं और किसी के कम मिल जाती हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि फिर इससे तय होगा कि भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इससे बहुत सारी चीजें तय होने वाली। देखिए है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सांसद चुनाव करते हैं, लेकिन इससे एक विचारधारा की लड़ाई कौन सी विचारधारा की लड़ाई फल फूल रही है ये पता चलेगा। अगर जो 427 से एनडीए कम आता है तो एनडीए की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा देश में कमजोर हो रही है। और अगर जो 324 से कम होता है या ज्यादा कम हो जाता है इंडिया गठबंधन का, तो फिर ये इंडिया गठबंधन को सोचना होगा कि उनके वो कौन से प्रत्याशी हैं जिन्होंने वोट किया, क्रॉस वोटिंग कर दी। और इससे ये भी पता चलेगा कि अभी उस पे लोग उस नैरेटिव पे जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बहुत सारे जो सांसद है ना, वो अपनी लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी लोकसभा क्षेत्र है, उसको देख के भी वोट करेंगे। वहां कौन से मतदाता ज्यादा है, अगर जो उनको लगता है कि भाई यहाँ वो मतदाता ज्यादा है जो सेकुलरिज्म और संविधान की बात करते हैं, तो वो हो सकता है क्रॉस वोटिंग कर दें। तो ये भी सोचने वाली बात है। और इससे जैसे कि मैंने पहले बोला कि पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा और हमको पता चलेगा कि भारतीय राजनीति किस करवट बैठ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ ये नहीं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अब ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। देखिए हाल फिलहाल में हमने देखा कि वोट चोरी और इन पे आरोप लगते रहे, चुनाव आयोग पे आरोप देखे हमने। तो भारतीय जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो अब अलग तरीके से बिहेव करने लग गया है। तो उस पे मेरी नजर उस पे ज्यादा है कि भाई आज देखें जब 6 बजे के बाद मतगणना होगी और पता चलेगा कौन जीत रहा है। तो जीत कोई भी जाए, लेकिन सवाल ये है कि देखिए पक्ष में तो एनडीए के में सब कुछ, उनके पास 427 है, इनसे लगभग 103 ज्यादा है।
इंडिया गठबंधन से, तो वो क्लियर नजर आ रहा है कि जीतेगा एनडीए। ये कोई मिरेकल नहीं होने वाला है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाएंगे, रेड्डी साहब जीत जाएंगे। ये मेरिकल नहीं होगा, क्योंकि नंबर क्लियर बता रहे हैं कौन जीतने वाला है। लेकिन मेरिकल वही होगा कि कितनी क्रॉस वोटिंग होती है और कौन किसकी वोट लेके जाता है। अगर जो बीजेपी या एनडीए कांग्रेस वाले गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से ज्यादा वोट 427 से बढ़ा के 4-5 ले जाता है, तो इंडिया गठबंधन को सोचने की जरूरत है कि वो जिस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं तो उनको थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। अगर 324 से ज्यादा इंडिया गठबंधन ज्यादा वोट ले जाता है, तो फिर बीजेपी को सोचने की जरूरत है कि हम कहां लेट कर रहे हैं और कहां किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। आश्रित जी क्या कह रहे हैं, बताइए। जी, मैं राहुल जी की बहुत तारीफ करूंगा, बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही पैरेलल और सदा हुआ उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज शाम को 6 से 8 बजे के बीच वो ये जान जाएंगे कि एनडीए कैंडिडेट को 425 नहीं, तकरीबन 450 वोट मिलेंगे। 445 तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई हमें शुबा नहीं है, ये मैं अभी से उनको श्योर कर देता हूं। फिर भी अगर उनके मन में कोई डाउट हो या मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता की शेख चिल्लीपन में कहीं कोई कमी आए, जो उम्मीद करते हैं भाई हो सकता है हम जीत जाएं, तो उन्हें बता दूं, याद कर दें कि भाई धनखड़ जी के टाइम पे जब रिजल्ट आया था तो 2/3 मेजॉरिटी एनडीए के पक्ष में थी, जबकि हमारे पास 2/3 मेंबर्स नहीं थे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा इस तरह का अनोखा वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेटशिप होता है जिसके अंदर सीक्रेट बैलेट यूज होता है। और सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि यहां पे किसी तरह का विप जो है पार्टी नहीं दे सकती, जिसका बहुत क्लियरली मतलब है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का मौका हर सांसद को मिलता है। तो जो भी सांसद राष्ट्र हित में सोचेगा, जो भी सांसद पार्टी हित से ऊपर उठ के सोचेगा, वो भली भांति जानता है कि राधा कृष्ण जी को जिताना और सुदर्शन रेड्डी जी को हराना इस समय राष्ट्र हित में है, और ये ऐसा होगा, इसका मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये चुनाव और सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में ये मुकाबला देखा जा रहा है। एनडीए की अगर बात की तो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, वोटिंग जारी है और एनडीए से बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया। हालांकि अब ये देखने की बात होगी कि इस चुनाव में नैया किसकी पार होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।